चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये बात करेंगे हम लोग हांगकांग और चाइना विवाद के बारे में। देखिए हांगकांग एक अभी वर्तमान समय में एक ऐसा बोल सकते हैं देश है जो अपने आप की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है चाइना से, और चाइना लगातार उस पर अपना दावा पेश कर रहा है। तो क्या कारण है कि हांगकांग को चाइना अपने आधिपत्य में लाना चाहता है, अपने अधीन लाना चाहता है, और क्या ऐसे वजह हैं जिसके कारण हांगकांग जो है वो लगातार चाइना का विरोध कर रहा है। इसके लिए हम लोग थोड़ा इतिहास में जाएंगे और इतिहास की झलकियों से पता करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या कि हांगकांग को आज मजबूरन अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ रही है। देखिए जिस तरह भारत 1947 से पहले गुलाम था ब्रिटिश का, उसी तरह चाइना का भी कुछ पार्ट एक समय ब्रिटिश का गुलाम रह चुका है। ये गुलामी कुछ ऐसी गुलामी नहीं थी जिसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का शोषण होता था। ये गुलामी जो था वो ब्रिटिश सरकार के गलत नीतियों के कारण हुआ था। इसका कहानी कुछ ऐसा शुरू होता है कि ब्रिटिश जो थे वो बहुत अधिक मात्रा में चाइना से ऐसे व्यापार करता था जिसमें आप रेशम ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं और चाय ले सकते हैं। ये चाय पत्ती को हम लोग बोल रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ का व्यापार जो था वो चीन से बहुत अधिक मात्रा में ब्रिटेन करता था, और इस व्यापार के कारण लगातार चीन और ब्रिटेन का जो व्यापारिक संबंध था वो बहुत ज़्यादा प्रकट हो चुका था। इसी को देखते हुए चाइना ने जो भी अपना व्यापार से जो भी उन्हें टैक्स मिलता था ब्रिटिश के द्वारा उसे बंद करने का एक निर्णय लिया, लेकिन उसके जगह पे उन्होंने बहुत कड़े फैसले लिए। फैसला कुछ ऐसा था कि चाइनीज राजा ने एक नियम बनाया, और उस नियम और उस प्रस्ताव को, इसमें आप प्रस्ताव भी बोल सकते हैं क्योंकि एक प्रस्ताव रखा था ये ब्रिटिश सरकार के पास। प्रस्ताव ये था कि यदि आप हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो हम इस व्यापार के लिए आपसे एक भी रुपया धन में नहीं लेंगे, व्यापार के रूप में टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको हमें ज़्यादा मात्रा में चांदी देना होगा। ये बात चाइनीज राजा ने सीधा ब्रिटिश साम्राज्य से प्रस्ताव के रूप में पेश किया, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य जो था, या बोल सकते हैं ब्रिटिश के जो राजा थे और जो भी उस समय वहाँ का जो जनरल लॉर्ड था, उसने ये बात को समझ लिया कि इससे चाइना क्या करना चाहता है, अपना दबदबा और अपना राजकोष भरना चाहता है। क्योंकि ब्रिटिश का जो पैसा है ये पैसा ओनली फॉर यूज़ वही जगह पर होगा जहाँ ब्रिटिश पैसे चलते हैं, ब्रिटिश करेंसी चलती है, और ब्रिटिश का जो सिल्वर वो देगा, अर्थात जो सिल्वर उसने लूट के इकट्ठा किया है। क्योंकि पहले के ज़माना में आप बोल सकते हैं जब ब्रिटिश 1700 और 1800 में जो देश गए थे और जहाँ जहाँ पर इनका शासन चल रहा था वहाँ से ये क्या करते थे, सोने चांदी ये सब जेवरात ये सब चीज़ क्या करते थे, जो उठा करके या लूट करके अपने देश में ले आते थे, और इसी को चाइना मांग रहा था। ब्रिटिश इस बात को समझ चुके थे, वे चाइना की चालाकी को बहुत अच्छा जानते थे, इसलिए उन्होंने इसमें ना कहा। इस ना को कहने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा तनातनी दोनों साम्राज्यों के बीच देखने को मिला। इधर ब्रिटिश सरकार जो था और उधर जो चाइनीज सरकार था, इन दोनों के बीच में टकराव होने लगा। इसके बाद ब्रिटिश ने एक गेम खेला, ब्रिटिश साम्राज्य ने एक गेम खेला। यहाँ गेम क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने चाइना वाले लोगों को कुछ ऐसे चीज़ों के लिए आदी कर दिया, या ऐसे चीज़ों की आदत डाल दी जिससे क्या होता कि चाइनीज़ लोग जो थे वो मजबूरन ब्रिटिश साम्राज्य के साथ व्यापार करते हैं। और इस व्यापार के लिए सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत को मोहरा बनाया। भारत का यहाँ मुख्य योगदान ये था क्योंकि भारत उस पहले से ही कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर जो लोग थे वो बहुत गरीब थे। तो गरीबी और कृषि प्रधान ये दोनों जो था ये एक बोल सकते हैं रेड कारपेट था ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, और इसी के बल पर ब्रिटिश सरकार ने अपने दमखम और बोल सकते हैं कि अपने गलत नीतियों के कारण भारतीय किसानों को अफीम उगाने पे मजबूर कर दिया। जब भारत में अफीम की मात्रा बहुत ज़्यादा उगाई जाने लगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अफीम जैसे बोल सकते हैं कि नशीले पदार्थों का उत्पादन शुरू हो गया, तो इस पूरे उत्पादन को सीधा ब्रिटिश सरकार चाइना को बेचने लगा। चाइना में ये चीज़ गैरकानूनी था, और वहाँ की सरकार इस चीज़ के लिए पाबंदी लगा चुकी थी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर या कोई भी देश यहाँ पर आकर के नशा नहीं करवा सकता है, ना नशा का कोई पदार्थ बेच सकता है। लेकिन इस बात को ब्रिटिश साम्राज्य या बोल सकते हैं ब्रिटिश के जो राजा थे उन्होंने नहीं मानी, और नहीं मानने का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने छुपते छुपाते वहाँ के लोगों को, चाइना के लोगों को अफीम और तरह तरह के नशों का शौकीन बना दिया, उन्हें आदी बना दिया, उनको आदत दिलवा दी।
वे जो चाइनीज लोग थे कभी नशा के खिलाफ जाते थे, अब वो उन्होंने क्या किया, नशा के द्वारा अपने आप को पूरी तरह से बोल सकते हैं कि नष्ट कर लिया था, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वो आदी हो चुके थे, जैसे कि एक लत होता है ना, ये लत जो था वो चाइनीज लोगों को हो गया था। किंतु राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और यहाँ पर चाइना और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच एक युद्ध हो गया। लेकिन इस युद्ध में बहुत देरी हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से चाइना में लगातार नशाखोरी बढ़ चुका था, खुद चाइना का जो सैनिक था वो कमज़ोर पड़ चुका था। चाइना के सैन्य ताकत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, जिसका फ़ायदा ब्रिटिश सरकार ने बहुत खूब उठाया। उसने चाल करके बोल सकते हैं एक तरह से, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, आप इसको ऐसा भी बोलिएगा, एक तरह से भेड़िया की चाल चल के चाइना को हथियाने का प्रयास किया। और इस युद्ध के बाद जब बहुत ज़्यादा मात्रा में चाइनीज सैनिक मारे गए तो 1839 से लेकर 1842 के बीच में यह युद्ध बहुत ज़्यादा चला। और इस युद्ध के बाद चाइना अपने एक क्षेत्र को हार जाता है, और यही क्षेत्र अभी के समय में हांगकांग कहला रहा है। और इस हांगकांग में चाइना का आधिपत्य कम हो जाता है, चाइना को यहाँ से जाना पड़ता है, और यहाँ पर किसका शासन हो जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का। इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य ने चाइना के सबसे पहले जो क्षेत्र थे हांगकांग को अपनाया था और हांगकांग को अपना आधिपत्य में रखा था। इस पूरे युद्ध को अफीम युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 1839 से लेकर के 1842 तक चला था। देखिए, यह युद्ध के बाद चाइना दोबारा जो था वो अपने क्षेत्र को पाने का प्रयास कर रहा था, और ब्रिटिश क्या कर रही थी, वो लगातार अफीम और गलत तरह के नशों के द्वारा वहाँ के लोगों को, खास करके जो हांगकांग के बगल या बोल सकते हैं हांगकांग के करीब करीब रहते थे, उन्हें भी क्या करने लगा, वो अफीम की आदत दिलवाने लगा, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ नशाखोरी बढ़ चुका था। और इसके बाद फिर से 1856 में फिर से एक युद्ध होता है। यह युद्ध वापस चाइनीज सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच था, जिसमें फिर से चाइना को हार मिलती है। ये हार का मुख्य कारण यही आप मान सकते हैं कि चाइना के लोगों को लगातार जिस तरह से अफीम और गांजा का लत लगाया जा रहा था, ये लतों के द्वारा चाइना का जो सेना था वो कमज़ोर हो चुका था, और चाइना के अधिकतर लोग जो थे वो अब ब्रिटिश के पक्ष में आ चुके थे। इसलिए इस युद्ध में चाइना लगातार हार रहा था। देखिए, यहाँ पर चाइना के साथ हमें हमदर्दी दिखाना होगा, क्योंकि चाइना के साथ गलत हो रहा था। उसके अपने आधिपत्य वाले क्षेत्रों को लूटा जा रहा था, और इसमें ब्रिटिश ने भेड़िया की चाल चली थी। अब यहाँ देखिए 1856 में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को भी क्या कहा गया, अफीम का दूसरा युद्ध कहा गया। यह युद्ध में भी वापस चाइना की हार होती है, और फिर से हांगकांग के जो क्षेत्रफल में ब्रिटिश साम्राज्य था उसने हांगकांग के क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इससे धीरे धीरे करते हुए हांगकांग का जो क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। बाद में एक तीसरा युद्ध भी होता है जो 1898 में हुआ। इस युद्ध को तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, किंतु इस युद्ध में एक संधि हो गई। यह संधि थी नानजिंग टेरिटरी। देखिए, नानजिंग टेरिटरी जो थी ये 1839 में ही आ गई थी, किंतु इसका पूरा प्रभाव 1898 को देखने को मिला। देखिए, चाइनीज सरकार को खुश करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1898 में एक समझौता किया। इस समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार ने चाइना के सामने एक प्रस्ताव दिया, जिसमें उसने ये कहा कि देखिए, ये जो हांगकांग है इस क्षेत्र को हम 99 साल के लिए अपने लीज पे रखेंगे, और इस लीज के तहत आपको हर वर्ष कुछ ना कुछ टैक्स दिया जाएगा, जिससे आपके भी जो आवश्यकता है वो पूरा हो सके। अब इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, ब्रिटिश सरकार कितना भी करती, कितना भी पावरफुल थी, लेकिन जो विश्व युद्ध हो रहे थे इसमें लगातार ब्रिटिश की कमियां और ब्रिटिश कमज़ोर हो रहा था, और उनकी कमियां जिस तरह उभर रही थी उस तरह से ब्रिटिश सरकार का सैन्य बल जो था वो कमज़ोर होता जा रहा था। और इसी में उसने एक चालाकी की। साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य को यह डर था कि यदि वो अभी ताव पे रहता है या अभी भी वो समझौता नहीं करता है तो आने वाले समय में हो सकता है कि चाइना के जो सैनिक हैं वो हांगकांग में जबरन घुस आए और उनके जितने भी ब्रिटिश के जितने भी क्षेत्र हैं उन पर अपना आधिपत्य जमा ले। और इसी से बचने के लिए चाइना के साथ ब्रिटिश सरकार ने 99 वर्ष का एक लीज किया। यह 99 वर्ष का जो लीज था, इसके तहत हर वर्ष चाइना को एक बड़ी राशि दी जाती थी ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा। देखिए, चाइना में आप कोई भी विदेशी व्यापार करने के लिए बहुत तामझाम होता है, लेकिन हांगकांग एक क्या बोल सकते हैं स्वतंत्र देश था उस समय, तो ऑटोमेटिकली क्या था, हांगकांग में कोई भी यूरोप देश आकर के अपना व्यापार जब मन करता था तब शुरू कर सकता था। और इसी कारण हांगकांग जो था बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं प्रगतिशील देश बन गया था, बहुत जल्दी डेवलप कर रहा था। और बहुत जल्दी डेवलप करने के कारण क्या हो रहा था, यूरोपीय देशों को इसका हानि कब उठाना पड़ा, जब ये बॉन्ड हो गया। वापस ब्रिटिश सरकार ने कुछ निर्णय लिए। यह निर्णय 1997 में लिया गया, जिसमें चाइना के साथ वापस ब्रिटिश साम्राज्य ने कुछ नए प्रस्ताव जारी किए, जिसके तहत ये प्रस्ताव था
कि वो 50 साल तक हांगकांग को स्वतंत्र रहने देंगे, जिसमें उनके द्वारा जो भी कानून है, जिसमें आप कह सकते हैं कि 1 नेशन 2 लॉ, तो 1 नेशन 2 लॉ यानी कि एक देश और 2 कानून के तहत एक प्रस्ताव रखा गया ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा चाइना के समक्ष कि देखिए हांगकांग तो आप ही का रहेगा, हम हांगकांग को छोड़ रहे हैं। क्योंकि 99 वर्ष का जो टर्म और कंडीशन था 1997 में ही क्या हो रहा था, खत्म हो चुका था। ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 1898 में और ये खत्म हो रहा था 1997 में। तो इस तरह क्या हुआ कि जब टाइम आया, अब ब्रिटिश सरकार को वहाँ से जाना था, तो उसने अपने व्यापारियों को या अपने व्यापार संगठन को बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया कि आप 50 साल तक, बस 50 साल तक अर्थात 2047 तक इस लीज को या जो हांगकांग है इसे स्वतंत्र रहने दें, वापस आप इसे अपने में मिला लीजिएगा। इसमें चाइनीज सरकार जो थी वो राजी हो गई और इसके तहत बहुत सारे यूरोपीय कंपनियां जो थी वो अब उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी कंपनियों को समेट करके वापस वहाँ से उठ करके वो यूएई में जाके बसने लगे, दुबई में जा करके अपना फैक्ट्रीज खोल लिया। और इसी के कारण दुबई जो था मात्र 25 वर्षों में जमीन से आसमान के सफ़र को छू चुका था। अब दुबई जो था, कभी आप फिगर में देख सकते हैं कि कभी उसकी क्या हालत थी और 2015 तक उसकी हालत कितनी बदल चुकी थी। क्योंकि जितने भी हांगकांग में कंपनियां थी जो यूरोप की थी वो सभी अब कहाँ आ चुके थे, वो सभी अब दुबई में आ चुके थे। और इसी तरह जो पुनः स्थापन हो रहा था, लगातार स्थानांतरण हो रहा था, इससे हांगकांग की हानि हो रही थी और वहाँ पर दुबई को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। अब देखिए वर्तमान स्थिति में हम लोग जाते हैं। वर्तमान स्थिति में अगर देखेंगे तो हमें यह मिलेगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी सरकार और चीनी सैनिक जो है अपने कम्युनिस्ट दलों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ना कर रहा है हांगकांग के ऊपर। वो ऐसा चाहता है कि हांगकांग का जितना भी व्यक्ति जो हांगकांग की आज़ादी चाह रहा है उनकी बोलती बंद कराना और वापस उन लोगों को या तो मार देना या फिर उन्हें पुनः स्थापित कर देना। मतलब कि उस देश से हटा करके, हांगकांग के क्षेत्र से हटा करके उन्हें चाइना के अन्य क्षेत्रों में बसाना। इस तरह से लगातार वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं और इन आंदोलनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को निर्मम हत्या की जा रही है और उन्हें जो भी तरह के पीड़ा हो सकता है वो दिया जा रहा है। यदि चाइना में या बोल सकते हैं खास करके हांगकांग में कोई चाइना के खिलाफ कुछ बोलता है तो उन्हें मौत की सज़ा सुना दी जाती है और वहाँ के लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। देखिए चाइना जो है अब 1998 में या 1997 में जो भी घटना हुआ था उसका वो चिंता नहीं कर रहा है, वो उन समझौतों को भूल चुका है। क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना का जो समझौता होता है वो बोल सकते हैं पूरी तरह निर्दलीय होता है, बेकार होता है। आप हाल फिलहाल में 2020 में जो समझौता चाइना ने भारत के साथ किया था उसमें देखिए वापस वो क्या हुआ, मुकर गया। उसी तरह चाइना जो है 2047 की जगह पर अभी से ही अपने क्षेत्रों को बढ़ाने में लग गया है। वो हांगकांग में अपना आधिपत्य अभी से ही दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ। 2014 में एक इलेक्शन होता है हांगकांग में, चूँकि हांगकांग उस समय बोल सकते हैं एक तरह से बोल सकते हैं लोकतंत्र था और लोकतंत्र में तो ऑटोमेटिकली क्या है, लोगों द्वारा शासक चुना जाता है। लेकिन यहाँ लोकतंत्र का जो मतदान का प्रक्रिया था वो तो चालू रहा, लेकिन जो भी व्यक्ति इस इलेक्शन में खड़ा होता, जो भी नेता इस इलेक्शन में खड़ा होता, ये चाइना की सरकार खड़ी कर रही थी। मतलब इसका जितने भी प्रतिद्वंदी या जितने भी लोगों को खड़ा करना था, जितने भी लीडर्स को खड़ा करना था, जो हांगकांग का प्रधानमंत्री बनता या हांगकांग का जो कार्यकारी अध्यक्ष बनता, उसका पूरा चुनाव जो था वो चाइनीज सरकार कर रही थी। तो ऑटोमेटिकली यही था कि जो चाइना चुनेगा वो तो चाइना का गुण गाएगा ही, और जो व्यक्ति चाइना के पक्ष से खड़ा होगा या चाइना साम्राज्य के द्वारा जिस व्यक्ति को खड़ा किया जाएगा वो चाइना के लिए ही सोचेगा। और हुआ यही, जो व्यक्ति को चाइना ने खड़ा किया किसी तरह वो जीत हासिल करता है, तो उस जीत के बाद हांगकांग पे चाइना का ही दबदबा बढ़ रहा था और लगातार 10 लाख से भी अधिक लोगों को वहां मारा जा रहा था और उनके घरों से उन्हें निकाल दिया जा रहा था। और अभी भी ये चल रहा है और इसी चीज को चाइना हांगकांग विवाद कहा गया। तो आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह चाइना और हांगकांग का विवाद जो है ये बढ़ रहा है। और देखिए इसमें भारत को खुल के फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि भारत ने इसका एक उदाहरण भी दे दिया कि वो चाइना का किन किन जगहों पे तुष्टीकरण कर सकता है। यदि भविष्य में कभी चाइना कश्मीर और भारत के मुद्दे को उठाता है यूएन में, तो भारत भी वहाँ हांगकांग और ताइवान जैसे क्षेत्रों का मुद्दा उठा करके चाइना के गले को दबा सकता है। ये बहुत बड़ा कमजोरी है चाइना का कि चाइना इन जगहों पर कुछ नहीं बोल पाएगा।
जिस तरह वहाँ पर वो नरसंहार कर रहा है और लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता है, इन चीज़ों को देखते हुए भारत जो है एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना की बेइज्जती कर सकता है और उससे अपना बदला ले सकता है। और इसी कारण चाइना जो है अभी तक कश्मीर मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचता रहा है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चाइना और हांगकांग के विवाद से हमें यह तो पता चल गया कि दोनों देशों के बीच जो गतिरोध है वो बहुत ज़्यादा है। एक और बात कि चाइना ही एक ऐसा देश है विश्व का जिसके साथ 42 देशों का सीमा विवाद चल रहा है। यह सबसे बड़ा भेड़िया का काम करता है जो दूसरे देशों के क्षेत्र को अपनाने या हड़पने का प्रयास करता है। तो इस वीडियो को आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।